वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मूल अधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। मूल अधिकार जो है आर्टिकल 12 से 35 तक है। मूल अधिकार से जो है सभी एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मूल अधिकार से। तो मूल अधिकार के चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। और ये वीडियो नंबर आपकी 14 होगा। ठीक है, इसका पहले 13 वीडियो अपलोड हो चुका है पॉलिटी का। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा जो है मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मूल अधिकारों को जो है भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा कब प्रकट की गई थी? तो 1928 में, नेहरू रिपोर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में भाग 3, ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आपको दूसरा याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वह संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित है। ठीक है, तो कौन कौन मौलिक अधिकार है देख लीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कितना मौलिक अधिकार है? टोटल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में जो है फंडामेंटल राइट को राज्य के कृत्यों, राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। मतलब राज्य जो है आपके मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता है। ठीक है, ये राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ठीक है, राज्य के विरुद्ध आपके मौलिक अधिकार होते हैं, ना कि इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जाके आप केस नहीं कर सकते हैं कि मेरा फलाना व्यक्ति ने मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन कर दिया। ठीक है, अब जब भी अगर कोर्ट में जाइएगा तो राज्य के विरुद्ध ही जाइएगा कि राज्य ने मेरा मौलिक अधिकार सीमित कर दिया, छीन लिया, जो भी आपका किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलिक अधिकार पूर्णता जो है नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अनुच्छेद, कहने का मतलब कि जो मौलिक अधिकार है ऐसा नहीं कि आपसे छीना नहीं जाएगा, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है मौलिक अधिकार को सीमित भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही जो है मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो मूल अधिकार का आपका निलंबन किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही जो है मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों को जो है न्याय योग रूप में संविधान में रखा गया है। मौलिक अधिकारों को जो है न्याय योग रूप में संविधान में रखा गया है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन यह बात आपको ध्यान रखना है कि जो मूल संविधान था उसमें टोटल आपके 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया, तो कितना बचा? 6 बचा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना जो है अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। अगर कोई आपके सरकार आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो आप कहां पर जाइएगा? न्यायपालिका के पास जाइएगा। मतलब भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण, ठीक है, संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 14
यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, ठीक है, विधि के समक्ष समता से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, विधायन सत्ता पर नियंत्रण रखता है। भारतीय संविधान में जो है समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है समानता के अधिकार को। ठीक है, जो निम्नलिखित है, तो देख लीजिए अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष जितने भी भारत के व्यक्ति हैं सभी समान हो, क्यों ना प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, सभी लोग जो हैं, चाहे एक गरीब आदमी, सभी लोग जो हैं हमारे विधि के समक्ष जो है समान होंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 15, इसमें बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विभेद नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी पाने में सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार का काम है, अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 में बोला गया है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत होना चाहिए, अनुच्छेद 17 के तहत। और अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत, क्योंकि अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है, विधि के समक्ष समता, क्योंकि विधि के समक्ष जो है सारे लोग समान है, तो आप किसी सिंपल व्यक्ति को बड़े बड़े उपाधि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद भी है, इसका कुछ अपवाद भी है। ठीक है, तो अपवाद आपको जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे इसमें अपवाद क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 1 का में क्या दिया गया है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 1 का में दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही जो है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार, ठीक है, सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन को जो है अनुच्छेद 1 का में प्रदत्त या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। ठीक है, तो सूचना के जो अधिकार है अनुच्छेद 1 का के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) ख में जो है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और हथियार रहित आप सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, शांतिपूर्वक और हथियार रहित मतलब आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए, तो आप आराम से सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 1(ग), इसमें बोला गया है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1(ग) के तहत आप सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 1(घ), इसके तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में जो है 31(1)(घ) के तहत आप कहीं भी जाके घूम सकते हैं। ठीक है, भारत में आप कहीं भी जाके घूम सकते हैं, लेकिन इस पर भी कुछ एक तरीके से रोक लगाया गया है। कुछ आपकी जो अबाध संचरण की स्वतंत्रता है उसको भी सीमित किया गया है 19(1)(घ) में, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कुछ सीमित भी किया गया। आपको बात को ध्यान रखना है, जैसे कि कोई इनर लाइन परमिट एरिया है, वहां पर आप नहीं जा सकते हैं। अगर वहां पर जब तक आपको परमिट नहीं मिलेगा
जब तक उस इलाके में आप नहीं जा सकते हैं। ऐसे आप पूरे कन्याकुमारी से लेके भारत के जो आपके जम्मू कश्मीर है सारे जगह घूम सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहां पर सरकार रोक लगाती है वहां पर आपको जाने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो आप वहां पर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होगा वो। उसके बाद है अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1(a) के तहत जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, आप जाके भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं और वहां बस भी जाके वहां बस भी सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताएं कि जो आपके मूल अधिकार है उसे सीमित भी किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत जो है कोई वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि व्यापार करने की आपको आजादी तो दी गई है, लेकिन वैसा व्यापार होना चाहिए जिससे कि समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर मान लीजिए कि केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, उत्तराखंड का केस था कि एक महिला जो है वो वेश्यावृत्ति कर रही थी सामाजिक इलाके में, तो वहां पर केस किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है जहाँ पर अगर सोसाइटी बसा हुआ वहां पर ये काम नहीं कर सकती है, ठीक है, आपका व्यापार करने की आजादी नहीं है, तो यहाँ पर आपको रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(च) का लोप कर दिया गया है, ठीक है, उसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 1(6) तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। जो आपको बोले कि रोक लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपको जो मौलिक अधिकार दे दिया उसको सीमित नहीं किया जा सकता, उसको सीमित किया जा सकता है, ठीक है, जो आप ऊपर हम समझा चुके हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 20 का संबंध। अनुच्छेद 20 का संबंध जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, जीवन का अधिकार से। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जीवन का अधिकार जो है किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 21 में, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। एवं अनुच्छेद 21 का आपको ध्यान रखना है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ये बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान करता है अनुच्छेद 22, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद जो 14 है 14 वर्ष, अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु की बच्चे के बालकों के कारखाने, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन मतलब नियुक्ति को निषिद्ध करना, रोक लगाता है कौन? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप जो है कारखाने में या खनन में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 23 बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार, आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं या तो मानव के अंग का व्यापार नहीं कर सकते हैं, और बलात् श्रम पर रोक लगाता है, जो छोटा बच्चा है वो काम नहीं कर सकता है आर्टिकल 23 के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 24 में क्या था कि 14 वर्ष से कम, उसमें क्या था कि 14 वर्ष से कम, ये बात को ध्यान रखना है आपको, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है कारखाने खनन में आप नहीं लगा सकते, उस पर रोक लगाता है अनुच्छेद 24। जबकि 23 क्या है कि मानव के दुर्व्यापार, मानव का ना तो आप व्यापार कर सकते हैं ना उनके कोई पार्ट का व्यापार कर सकते हैं, साथ में बलात् श्रम पर रोक लगाता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में जो है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण
अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार आने विदेश भ्रमण भी निहित है। ठीक है, विदेश भ्रमण भी आप कहीं भी, मतलब कि आप विदेश जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, खाली आपके पास वीजा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिना वीजा के बोलिएगा हमको फंडामेंटल राइट हम जाते हैं विदेश, ऐसा नहीं होता है, आपको वीजा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित किया। आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, अपने सोना बाबू को आराम से, जिसको इच्छा करेगा उसको आप घर में ला सकते हैं। ठीक है, ये दिक्कत नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, कौन बोला है? सुप्रीम कोर्ट बोला ये बात कि अपने सोना बाबू को आराम से घर में ला सकते हैं, ये नहीं कि किसी के दबाव में हम किसी और को लावे, नहीं। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को भी उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 21 का के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 में के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपना धर्म को प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाल, जो सिख सब तलवार रखते हैं, सिखों का कृपाल धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। धर्म का प्रचार करने का अधिकार तो है, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है, धर्म का आप सिर्फ प्रचार कर सकते हैं, ये नहीं कि किसी को आप मंजूरी किसी और धर्म में कन्वर्ट करा दीजिए। ठीक है, वो कानूनी अपराध है, ये बात को आपको बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से है। अनुच्छेद 29 का संबंध है। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 का के तहत जो है इसे बना दिया गया है लीगल राइट। ठीक है, विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। आपको बोले कि पहले जो फंडामेंटल राइट 7 था, अब लेकिन कितना है, अब 6 है। ठीक है, तो संपत्ति को अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा के उसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है, और उसे क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। अगर कोई आपका सरकार जो है अगर आपकी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जाइएगा, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर सरकार आपकी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो। ठीक है, उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, विशेष आदेश जारी करती है, जिन्हें प्रदेश या रीट कहते हैं। इस रीट के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि रीट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपकी रीट है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट में क्या होता है, इसके द्वारा जो है न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, अगर गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का भी आदेश दे सकता है।
सरकार किसी व्यक्ति को जो है शक के आधार पर गिरफ्तार कर ली, जो व्यक्ति का वकील था चला गया कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और वहां पर जाके बोला कि हुजूर जो हमारे क्लाइंट को बेमतलब गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है, ठीक है। उसके बाद है कि परमादेश। क्या है परमादेश? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, आपको ये बात को ध्यान रखना है, परमादेश जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो जो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है परमादेश रिट जारी कर सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही है, मान लीजिए कोई जिला अदालत है, कोई मुकदमा उसको सुनने का अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी सुन रहा है, तो मुकदमे सुनवाई करता है, तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है, ठीक है। प्रतिषेध आदेश जारी करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इस बात को समझ गए कि जो जिला आपके न्यायालय है वहां पर किसी चीज का उसको सुनने का अधिकार नहीं है। अगर मान लीजिए कोई देश के सिक्योरिटी का मामला है, उसको सुनने का अधिकार नहीं है लेकिन वो सुन रहा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब पता चलेगा तो बोलेगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कि भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम उसको तुरंत अभी रोक लगाओ और मेरे पास उसको ट्रांसफर करो, ठीक है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को तुरंत ट्रांसफर करो, तो उसे बोलते हैं प्रतिषेध, ठीक है। उसके बाद है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है, ठीक है। उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। उसके बाद है उत्प्रेषण। क्या है उत्प्रेषण? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकारी के कोई कार्य करता है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार, ठीक है, बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामलों को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको हम बताए थे, एक सेकंड रुक जाइए, जो यहाँ पर प्रतिषेध बताए थे कि जब निचली अदालत जो है अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमा को सुनती है, तो ऊपर की अदालतें जो है उस पर क्या करती है, रोक लगा देती है। सिर्फ क्या करती है, यहाँ पर प्रतिषेध में रोक लगा देती है। जबकि उत्प्रेषण में क्या होता है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय जो है उसके समक्ष विचाराधीन मामलों को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है, ठीक है। ये बात तो यहाँ पर था, वहां पर हमको नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत जो है अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही क्या हो जाती है, निलंबित हो जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। किसके? 359 के तहत किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात जो है अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चन सी बना पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और ये संवैधानिक है। क्या है? एक संवैधानिक है। इस पॉइंट को ध्यान से आपको पढ़ना है कि बच्चन सी बना पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से निर्णय दिया, अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का
वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है। यह क्या है, संवैधानिक है। किसी को अगर हमारी न्यायपालिका मृत्यु दंड देती है तो एक तरीके से क्या है, ये संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फंडामेंटल राइट से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो हम लोगों का फंडामेंटल राइट से संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।